देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू, वॉल पेंटिंग, पोस्टर सहित अन्य प्रचार सामग्रियों को 24 घंटे और सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक विज्ञापनों को 48 घंटे में हटाने के निर्देश जारी। हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील की। कहा, 29 अप्रैल तक बनवा सकते हैं नए वोटर कार्ड। रेवाड़ी के धारूहेड़ा में स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनी में बॉयलर फटा, 50 से अधिक झुलसे श्रमिक उपचाराधीन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हादसे पर जताया दुख। और पंचकुला में वॉर डेकोरेटेड इंडिया के परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र जैसे सर्वोच्च युद्ध अलंकृत वीरता पुरस्कार के विजेताओं का त्रिवार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन व पुनर्मिलन समारोह हुआ आयोजित। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद अब आदर्श आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग ने कैबिनेट सचिव, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि वॉल पेंटिंग, पोस्टर, पर्चे और इस तरह की सभी सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटा लिया जाए। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थलों से राजनीतिक विज्ञापनों वाले सभी अनाधिकृत पोस्टर, होर्डिंग, बैनर 48 घंटे के भीतर हटा दिए जाएं। निजी संपत्ति पर प्रदर्शित राजनीतिक विज्ञापनों को भी 72 घंटे के भीतर हटाना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार के द्वारा चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से पाबंदी होगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर सरकार की उपलब्धियां बताने वाले विज्ञापनों की अनुमति नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी इस तरह के विज्ञापनों पर रोक के लिए त्वरित कार्रवाई करेंगे। निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार के विभागों की वेबसाइट से राजनीतिक कार्यक्रमों के चित्र तुरंत हटाएंगे। आयोग ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में शिकायतों के निपटान के लिए कॉल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। वहीं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रेडियो, टीवी, सिनेमा और सरकारी चैनल के जरिए विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण होगा। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद दिशा निर्देश जारी किए। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कई महीनों से तैयारी कर रही राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। प्रधानमंत्री सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और सभी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए। पीएम ने लिखा, लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। बीजेपी एनडीए इन चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। सुशासन और जनसेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ परिजनों और 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें लगातार तीसरी बार मिलेगा। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चुनाव तारीखों के ऐलान का स्वागत किया है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, आप नेता गोपाल राय, सीपीआई के डी राजा ने भी चुनाव की घोषणा का स्वागत किया। So it was easy for people also to get their businesses completed, the infrastructure, everything. It should have helped. But anyway, Modi is Modi. हम पूरी तरह से तैयार हैं और दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर ये गठबंधन चुनाव जीतेगा। दिल्ली के अंदर एक बड़ा बदलाव इस बार होने जा रहा है और उसके लिए आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के मजबूती से चुनाव लड़ेगी। Now the schedule has been announced. 7 phases. Longer the period of campaign and elections always goes to the advantage of the political party in power. वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी चुनाव आयोग द्वारा घोषित लोकसभा चुनाव की समय सारणी का स्वागत करते हुए आमजन से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। हरियाणा वासियों, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज आम चुनावों की घोषणा की गई है। मैं सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए चुनाव आयोग को अग्रिम बधाई देता हूं। इसके साथ ही मेरी ये उम्मीद भी है कि देश को और तेजी से विकास और समृद्धि के पथ पर ले जाने में
ये आम चुनाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं सबसे पहले तो प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि विकसित भारत और मजबूत भारत के निर्माण के लिए इस लोकतांत्रिक पर्व में हिस्सा लेकर और ज्यादा से ज्यादा वोट कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव की घोषणा करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान हिंसा के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसके लिए यह सभी प्रदेशों के प्रशासन और सभी राजनीतिक दलों के सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में धन के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए भी पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। सभी नियंत्रण एजेंसियों को पैनी नजर रखने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने ईवीएम पर दलों की ओर से उठाए जाने वाले सवालों पर तथ्यों के साथ कहा कि ईवीएम फुल प्रूफ हैं। साथ ही उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को शायराना अंदाज में जवाब दिया। बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ हम हिंसा मुक्त चुनाव देना चाहते हैं। चुनाव में हिंसा की कतई गुंजाइश नहीं है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। Only peace is everlasting. Violence doesn't solve anything. We will request everyone, all political parties, all candidates, that they must be very cautious of this point. We'll be ruthless if anywhere the violence happens. हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर कहा कि हरियाणा लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। इस बार प्रदेश में 1,99,38,247 मतदाता चुनाव में भागीदारी के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि हमें मतदाताओं को प्रोत्साहित कर 70% से अधिक मतदान करवाने का लक्ष्य है। उन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए मीडिया से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को तुरंत हमारे संज्ञान में लाएं। उन्होंने कहा कि इस एमसीसी के उल्लंघन की शिकायत के लिए सी विजिल ऐप के जरिए भेज सकते हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों को सी विजिल ऐप डाउनलोड करवाने की भी अपील की। साथ ही कहा कि नेशनल ग्रीवेंसेस रिड्रेसल पोर्टल पर भी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। चुनाव के दौरान इनका इस्तेमाल बड़ा अहम साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव की अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी होगी और 25 मई को मतदान होगा। 6 मई तक नामांकन किया जा सकता है और 9 मई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतगणना 4 जून को होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद अब से मतदाता सूची से नाम कटवाने का कार्य नहीं होगा, जबकि वोट बनवाने का कार्य 6 मई 2024 तक चलेगा। 29 अप्रैल तक वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2024 को नॉमिनेशन के फाइल करने की लास्ट डेट है 6 मई 2024 और 7 मई को स्क्रूटनी होगी और 9 मई को विड्रॉल की लास्ट डेट है और पोल 25 मई को और मतगणना 4 जून को है। आज से वोट कटवाने की कोई दरखास्त देता है तो उसके ऊपर गौर चुनाव के बाद ही किया जाएगा। जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, वोट बनवाने का अभी भी मौका है। मतलब कि जिस दिन लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है 6 मई 2024, 6 मई 2024 तक वोट बनाने का काम चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि हर जिले में नियंत्रण कक्ष बन चुके हैं और टोल फ्री नंबर 1950 भी जारी किया गया है। हर जिले में कल राजनीतिक दलों से बैठक होगी। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लगने के बाद कोई नई घोषणा नहीं की जा सकती, पर शुरू किए गए काम जारी रहेंगे। प्रदेश में 85 साल से ज्यादा उम्र के 2,64,760 मतदाता घर से पोस्टल बैलेट का प्रयोग कर मतदान कर सकेंगे। इस बार 18 से 19 वर्ष के 3,65,504 युवा पहली बार मतदान करेंगे। 64,760 85 प्लस के वोटर्स हैं। इन वोटर्स को पोस्टल बैलेट पेपर की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जो 85 वर्ष से अधिक आयु के हैं, ये अपने आरओ के पास अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक्चुअल डेट ऑफ पोल से 1 या 2 दिन पहले
पोलिंग पार्टी इनके घर पे आएगी और इनका मत पोस्टल बैलेट के फॉर्म में लेकर जाएगी। 100+ इलेक्टर्स की संख्या 11,028 थे। 11,028 वोटर्स ऐसे हैं हरियाणा में जो 100 वर्ष से अधिक आयु के हैं। जो 18 से 19 आयु वर्ग के वोटर्स हैं, इनकी संख्या 3,65,000 है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद कल चंडीगढ़ में मुख्य चुनाव अधिकारी विजय नामदेव राव जाड़े ने प्रेस वार्ता कर चुनाव आचार संहिता लागू होने की घोषणा की। लोकसभा चुनाव के लिए चंडीगढ़ में 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनसे आदर्श आचार संहिता के संबंध में आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का अनुरोध किया। उन्होंने सभी विभागों में चल रहे विकास प्रोजेक्टों की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू होने से अब किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रोसेस नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन ने 20 टीमों का गठन किया है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सख्ती से लागू करेंगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र में टोल फ्री नंबर 1950 के साथ जिला कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। टोल फ्री नंबर 7 दिन 24 घंटे चालू रहेगा। कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में जी जैसे है कि आज के बाद कोई भी ट्रांसफर्स नहीं होगी, कोई भी नई स्कीम नहीं लाई जाएगी। और मैंने उनको ऑलरेडी रिटर्न लेटर इश्यूज कर चुके जी कि वो हमें 48 घंटे में जो जो प्रोजेक्ट्स है जो फील्ड में है, ग्राउंड में है, उनकी लिस्ट प्रोवाइड करेंगे सारे डिपार्टमेंट्स। और जो टेंडर हो चुके हैं लेकिन अलाउट नहीं हुए या वर्क ऑर्डर या फील्ड पे नहीं हुए, उसकी लिस्ट 2 लिस्ट, सो दैट भविष्य में कोई कंप्लेंट्स आए तो हम लोग उस लिस्ट के साथ मैच करके देखें कि सब्सिक्वेंटली कोई नया तो नहीं शुरू कर दिया। इसमें इस बार हम लोग सोशल मीडिया को भी विल बी वेरी केयरफुल कि आपको भी पता है कि डीप फेक या अदर न्यूज़ वायरल हो रही है, तो हमने एक टीम भी बनाए रखी है। हमने कुछ यंग स्टूडेंट्स भी जो जनरल मैनेजमेंट के उनको इन्वॉल्व किया, जो हमें इसके लिए रखा है कि वो मास मीडिया की कि वो हमें बताते रहे कि ये फेक तो नहीं है, सो दैट वी कैन रिस्पॉन्ड क्विकली, क्योंकि आपको भी पता है कि जो डैमेज करना है वो डैमेज हो जाता है। आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने पर मतदान करने के लिए हर वर्ग में भारी उत्साह है। जींद जिले के किसानों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि वे लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और किसी के भी बहकावे में नहीं आएंगे। वे ऐसी सरकार चुनेंगे जो देश के लोकतंत्र को मजबूत करे और देश को आगे ले जाने का काम करे। किसानों ने कहा कि वे निष्पक्ष और भयमुक्त होकर देश की सरकार का चुनाव करेंगे। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उसके मद्देनजर हम अपने वोट का सदुपयोग करेंगे और किसी के बहकावे में न आकर एक अच्छे नेता का चुनाव करेंगे जो देश को आगे लेके जाएगा और आम जनता के हितों का ख्याल रखेगा। अपना वोट का बढ़िया उपयोग करेंगे और हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, न किसी की मानेंगे। हमने जो बढ़िया नेता लगेगा उसको वोट देंगे। हमारे देश को जो आगे ले जाएगा, जो समाज में बढ़िया काम कराएगा, लोग हित की बात करेगा, उसको ही नेता चुनेंगे। अभी जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, हम हमारे वोट का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और जो अच्छा नेता होगा उसको हम चुनेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। उधर नूंह जिले के लोग भी लोकसभा चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे ऐसे उम्मीदवार को वोट करेंगे जो उनके क्षेत्र का विकास करवाए और रोजगार के साधन मुहैया करवाए। वे जाति, धर्म और पार्टी के नाम पर नहीं बल्कि उम्मीदवार की योग्यता के आधार पर अपने मत का प्रयोग करेंगे। यहाँ 25 मई को जो चुनाव है, छठा चरण में चुनाव होगा, इसका बहुत ही बेसब्री से हमें इंतजार है। और जो हम ये चाहते हैं कि यहाँ का जो विकास है, अच्छा एक लीडर यहाँ आवे और सही लीडर हम यहाँ चुने। और ये लोकतंत्र का जो पर्व है, इसके संग संग बच्चों जो 18 वर्ष के जो युवा लड़के हुए हैं, उसे इसका बेसब्री से इंतजार है अपना वोट, अपना मत अधिकार चुनने के लिए। लोकसभा चुनाव आ चुके हैं तो और हम ये ऐसा नेता चुनेंगे जो हमारे हित में काम करे। जैसे रोड है, अच्छे रोड बनवाए, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज हैं, और जैसा कि हम जो हमारे लिए बढ़िया काम करेगा उस नेता को हम चुनेंगे। लेकिन अब की बार हम अपने ये चाहते हैं कि हम अच्छा नेता चुनेंगे, अच्छे आदमी के लिए हम अपने वोट करेंगे। देखो जी, अगर चुनाव की तैयारी की बात की जाए तो लोगों में चुनाव वोट डालने के लिए उत्साह है, लेडीजों में भी और जेंट्सों में भी, और सब अपना वोट देने के लिए एक अच्छे नेता के लिए तैयार हैं। हमें सांसद ऐसे चाहिए जो हमारे मेवात का शिक्षा के रूप में और भी जॉब के रूप में, खेल कूद के रूप में, स्वास्थ्य सेवाएं के रूप में जो सभी में विकास करा सके। हमें ऐसा सांसद चाहिए।
हमें धर्म से नहीं लेना देना नहीं है, हमें विकास से लेना देना है। धारूहेड़ा रेवाड़ी क्षेत्र की एक कंपनी में कल देर शाम डस्ट कलेक्टर बॉयलर फटने से 40 से ज्यादा श्रमिक बुरी तरह झुलस गए। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त कंपनी में करीब 150 श्रमिक काम कर रहे थे। आग से झुलसे लोगों की संख्या अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि 40 लोगों के झुलसे जाने की प्रशासन ने पुष्टि की है। एक निजी कंपनी में स्पेयर पार्ट्स बनाने का कार्य चलता है। शाम को दूसरी शिफ्ट चल रही थी। इसी दौरान तेज धमाका हुआ। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक कई श्रमिक झुलस गए। कंपनी में चीख पुकार मच गई। सभी श्रमिक कंपनी से बाहर की ओर भागे। हालांकि आग पर कुछ समय पश्चात काबू पा लिया गया। इसके बाद घायलों को एम्बुलेंस की मदद से नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। नागरिक अस्पताल प्रशासन का कहना है कि घायलों की देखरेख की जा रही है। घायलों की देखभाल के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है। दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें किसी फैक्ट्री में कोई बॉयलर जो फट गया है, जिसमें काफ़ी बर्न इंजरीज है। और पता लगते ही इमीडिएट हमने एम्बुलेंस यहाँ से जो 10 वहाँ भेज दी गई थी। वहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है। वहाँ उन्होंने कहा कि अभी स्टेबल है जी, रेफर करने की जरूरत नहीं, अभी एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उनको बता दिया जब भी कोई जरूरत हो। यहाँ रेवाड़ी में भी IMA को हमने अलर्ट कर दिया, सभी हॉस्पिटल को अलर्ट कर दिया कि इस तरह का पेशेंट जो डायरेक्ट वहाँ जाता है तो उसका अच्छे से केयर किया जाए। हमारे यहाँ अभी 23 पेशेंट एडमिट है, सभी स्टेबल है। हमारी दोनों सर्जन भी सारी टीम के साथ लगी हुई है और उनको सारी केयर दी जा रही है। एक पेशेंट हम सीरियस था जो हम रोहतक रेफर कर चुके हैं। अभी 2 पेशेंट और एम्बुलेंस में शिफ्ट करेंगे और जब तक ये सारा अच्छे से मैनेज नहीं हो जाता है हमारी टीम यहाँ काम करती रहेगी। तो लगभग 40 के आसपास मुझे एस्टिमेट है कि इस हादसे में इंजर्ड हुए हैं। टोटल प्राइवेट नहीं, अभी तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। धारूहेड़ा थाना के SHO वीरेंद्र ने कहा कि नागरिक अस्पताल में घायलों को उपचार किया जा रहा है। अधिक गंभीर मरीजों को रोहतक PGI रेफर किया गया है। जो जिनकी तबीयत ज़्यादा खराब होती है उनको रोहतक के लिए रेफर किया जा रहा है। बाकी सभी डॉक्टर वगैरह उपचार के लगे हुए हैं। स्थिति अभी पीसफुल है, कोई ऐसी घटना ऐसा कुछ अभी पता नहीं चला। लोग घायल आते जा रहे हैं और उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इस तरह की कैजुअलिटी सामने आई है? ऐसी कोई कैजुअलिटी सामने नहीं आई है। जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने एक्स पर कहा कि यह हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है। घायलों के प्राथमिक उपचार सहित संपूर्ण इलाज कराने के लिए जिला स्तर पर अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि दुर्घटना के कारणों की जांच कर उसकी रिपोर्ट तय समय में सरकार को सौंपी जाए। हादसों में जो घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वार डेकोरेटेड इंडिया के परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र जैसे सर्वोच्च युद्ध अलंकृत वीरता पुरस्कार के विजेताओं का त्रिवार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन व पुनर्मिलन समारोह कल पंचकुला के बसंतर गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल GS सिहोटा ने बताया कि 17 वीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के अलावा 2 विक्टोरिया क्रॉस विजेता के परिजनों और 5 महावीर चक्र प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित किया गया। आर्मी कमांडर ने वेटरन पुरस्कार विजेताओं और वीर नारियों के प्रति भी आभार व्यक्त किया और युद्ध में सुशोभित भारत विजेताओं को हर संभव मदद और सहयोग प्रदान करने के लिए भरोसा दिलाया। सिंह जो कि विक्टोरिया क्रॉस हैं और उसके बाद उनको MBC मिला है JNK में। उनकी अमरजीत कौर उनकी डॉटर है जो आज आई थी। इसके अलावा एक सूबेदार राम स्वरूप सिंह हैं 1st पंजाब के, उनका जो ग्रैंडसन है वो विक्टोरिया क्रॉस लेके आया था। उनके पास उनके मेडल्स थे। और एक अभी इधर था रिसालदार बाबूराम जो कि कैवलरी के थे और उनका ग्रैंडसन धनकर वो भी विक्टोरिया क्रॉस लेके आया था। दूसरे विश्व युद्ध के सैनिक सूबेदार राम स्वरूप सिंह के पोते रिपुदमन सिंह ने बताया कि उनके दादा सूबेदार राम स्वरूप 12 अप्रैल 1937 को प्रथम पंजाब रेजिमेंट के झेलम ग्रुप में भर्ती हुए थे। उन्हें 25 अक्टूबर 1944 को अदम्य साहस और असाधारण सेवा के लिए विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया। 12 अप्रैल 1937 को पंजाब रेजिमेंट में झेलम ग्रुप जो आज पाकिस्तान में उसमें भर्ती हो गए। 25 अक्टूबर 1944 को बर्मा की लड़ाई में जिन्हें जापान के खिलाफ मुहिम में ये शहीद हो गए। ये लड़ाई इतनी भयंकर थी, इसमें 5510 कैजुअलिटी हुई। इनको मरणोपरांत देश क्या वर्ल्ड के सबसे सर्वश्रेष्ठ वीरता पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर सम्मान हासिल करने वाली वीर नारियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। वाइफ ऑफ अनुसुईया प्रसाद, महावीर चक्र 1971 जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, सबसे कम उम्र के और 11 दिन की सर्विस में उनको महावीर चक्र वो से नवाजा गया, क्योंकि वो उस टाइम ये भारत में सबसे कम उम्र के शहीद और कम सर्विस के वही थे, इसलिए उनको महावीर चक्र मिला 1971 में। उन्होंने श्रीलंका से गए थे, उस लड़ाई में उन्होंने को अपनी यूनिट को उन्होंने फायरिंग की थी, उसके गोली लगी सामने में, छाती में गोली लगी थी, इसलिए उन्होंने वार्ड दिया था। मेरा नाम नीलम कुमारी और मेरे हस्बैंड का हवलदार तिलकराज वीर चक्रा, और इनकी पलटन कारगिल में गई हुई थी। उधर इन्हें मतलब लास्ट मोर्चे पे थे, पाकिस्तानी के साथ लड़ाई करते करते अकेले इन्होंने लड़ाई की। 4 सिपाही थे, उनको भी पीछे भेज दिया और लास्ट में इनकी आँख में लग गई और बहुत बहादुरी की उस टाइम। तो मैम बच्चे भी छोटे छोटे थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आज अपना 39वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस उपलक्ष्य में पिछले 1 सप्ताह से कई जागरूक गतिविधियां करवाई जा रही हैं। इसी कड़ी में आज एनसीबी के मोहाली कार्यालय में हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। एनसीबी चंडीगढ़ के क्षेत्रीय निदेशक अमनजीत सिंह ने कहा कि देश में नशे के कारोबार को रोकने के लिए एनसीबी एक प्रमुख एजेंसी है। उन्होंने सभी कर्मचारियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए युवाओं से नशा न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार से जुड़ी कोई भी सूचना मानस पोर्टल पर दी जा सकती है, एनसीबी उस पर तुरंत कार्रवाई करेगी। आज हमारा 39th रेजिंग डे है। मैं सारे एनसीबी स्टाफ को और सारे ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये रेजिंग डे को सेलिब्रेट करने के लिए हमने ड्रग अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए हैं कॉलेजेस में। हमने रेडियो के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से काफ़ी कैंपेन्स चलाए हैं और स्टाफ के वेलफेयर के हमने काफ़ी मेजर्स लिए हैं और आज भी हम एक मेडिकल कैंप चला रहे हैं। देखिए, मानस पोर्टल के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप एक ड्रग मतलब विक्टिम हैं, एक एडिक्ट हैं और ड्रग से बाहर निकलना चाहते हैं तो हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपके पास ड्रग स्मगलर्स के बारे में, ड्रग पेडलर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो आप हमारे को 3 जरिए के थ्रू मानस पोर्टल में दे सकते हैं, जैसे कि ईमेल, सबमिट अ टिप या कॉल करके। सो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। काइंडली एनसीबी के साथ जुड़ें, हमारे हाथ मजबूत करें। प्रदेश के कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के संयुक्त तत्वाधान में हिसार के विद्युत नगर में अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति शिल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विशाल मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया जा रहा है। कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग में कला अधिकारी हृदय कौशल ने बताया कि इसका उद्देश्य लुप्त होती मूर्ति कला का विकास एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान करना और राज्यों व प्रदेश के मूर्तिकारों के साथ हरियाणा के युवा मूर्तिकारों को अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराना है। हिसार में इन विशाल मूर्तियों के स्थापित होने के बाद आमजन को कला की विशेषता एवं उसके संग्रह के बारे में जानने का अवसर प्राप्त होगा। इन सभी मूर्तियों में सामाजिक जीवन, जीवन शैली, हरियाणा की संस्कृति एवं विकास आदि का एक संदेश छिपा है। 35 दिन तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हरियाणा युवा कलाकारों के साथ मिलकर ये आधुनिक विशाल मूर्ति शिल्प बना रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हरियाणा में प्राय लुप्त होती मूर्तिकला जो है उसका विकास है। दूसरा, हरियाणा राज्य के युवा कलाकारों को एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पायदान मिल सकता है। और तीसरा उद्देश्य है कि जो इनको रोजगार और इनके कैरियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक अहम कदम है इनके कैरियर के लिए, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो इनको मिला है। एक जगह पर प्रदर्शित करने से एक यूनिटी के साथ साथ कला के संग्रह और कला की विशेषता का लोगों को पता लगेगा। जब लोग इनके संपर्क में आएंगे, टच और फील को अनुभव करेंगे और इनके साथ बैठेंगे, इनको निहारेंगे, तो उन्हें हर क्षण हर पल नया एक कला का अनुभव होगा। पंचकुला से पहुंचे शिल्पकार सुमन ने बताया कि उन्होंने पंच धातुओं का संदेश देती हुई विशाल मूर्ति बनाई है। उन्होंने कहा कि युवाओं व महिलाओं को भी मूर्ति शिल्प के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। जो मैंने मूर्ति बनाई है वो मैंने पंच तत्वों को दिखाया है कि हम सब भी पंच तत्व से मिलकर बने हैं, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल।
तो मैंने पंच तत्व के महत्व को दिखाया है और ये दिखाया सर कि पांचों तत्व एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैंने बीच में कनेक्शन दिखाया है और जो पांचों तत्व होते हैं वो हमारे जीवन का आधार होते हैं। तो आधार को मैंने पिलर्स के जरिए दिखाया है, जो 5 पिलर हैं कि बहुत अच्छा है, आगे आओ। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का क्या होता है सर कि वो दूसरी स्ट्रीम्स में ज़्यादा जाते हैं, लेकिन स्कल्पचर में भी एक बहुत अच्छी फील्ड है सर, इसमें सब कोई आगे आ सकता है। और ख़ासकर सर महिलाओं के लिए संदेश रहेगा कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। तो सर हमने इतनी बड़ी रॉक को बनाया है तो महिलाएं भी इसमें ले सकती हैं सर, काम कर सकती है और बहुत आगे तक जा सकती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए मनुष्य के साथ साथ जीव जंतुओं का भी होना उतना ही ज़रूरी है। हम बचपन में फुदकती व नाचती गौरैया चिड़िया को देखा करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि गौरैया दिखनी बंद हो गई। इस प्रजाति के संरक्षण के लिए करनाल जिले में एक गौरैया एन्क्लेव बनाया गया है, जहां न सिर्फ वहां के लोगों ने गौरैया के रहने के लिए आवास बनाया, बल्कि उसके खाने पीने की उचित व्यवस्था की है। गौरैया की चहचहाट लोगों का ध्यान बरबर अपनी ओर आकर्षित करती है। आज जब भी इस कॉलोनी में जाएंगे आपको हर घर में गौरैया का बसेरा नजर आएगा। कैसा है यह गौरैया एन्क्लेव, चलिए आपको दिखाते हैं। घर के आंगन में चहचहाती और दाना चुगती नन्ही चिड़िया गौरैया आजकल नहीं दिखती है। आबादी के बीच रहना पसंद करने वाली गौरैया की तेजी से घटती आबादी की वजह शहरीकरण है, लेकिन करनाल में एक ऐसी कॉलोनी है जहां की गली के हर घर में गौरैया का बसेरा है। सिर्फ बसेरा ही नहीं, इनकी आबादी भी बढ़ रही है। इसमें बात ताज्जुब की नहीं, प्रयास की है, और ये प्रयास है एक सामाजिक संस्था सत्या फाउंडेशन का, जिन्होंने अपने प्रयास से लगभग 2500 गौरैयाओं को अपनी कॉलोनी के 1000 परिवारों का सदस्य बना दिया है। थोड़े से शुरू की थी, आज हमारे पास कम से कम 1000 से ऊपर से संख्या से हमारे इस तरह के बर्ड फीडर्स हर घर के आगे लगे हुए हैं और इनकी संख्या 2500 से 3000 हो गई है। और आज करनाल में इसको गौरैया एन्क्लेव के नाम से जाना जाता है और काफ़ी बच्चे बड़े खुश होकर हमारे साथ इसका सहयोग करते हैं और अब देखते देखते संख्या काफ़ी बढ़ गई है। मोहल्ले में जगह जगह लगभग 1200 से अधिक मजबूत लकड़ी के खूबसूरत घोंसलों और उसमें चहचहाती चिड़ियां इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ चिड़ियाएं कितनी खुश हैं। और ये है बर्ड फीडर, जिसमें लगभग 1 महीने तक का मिक्स दाना रख दिया जाता है। पहले जंगल या खेत में या हर जगह इनके दाना चुगती तो इनको प्राकृतिक आवास मिल जाता, जो अब नहीं है। तो इसलिए इस आवास की समस्या को और इनके खाने पीने की समस्या को दूर करने के लिए हमने प्रयास किया क्यों ना कुछ फीडर लगाए जाएं जिन पे दाना चुग के कुछ ना कुछ हम लगाएं कि साथ के साथ इनको वुडन हट्स बना के दें। अभी 4 से सुबह उठती है, हमारी सुबह उठाने में बड़ी जल्दी उठा देते हैं। ये 5 बजे बोलना चालू कर देती है और उठा देती है। सत्या फाउंडेशन की इस पहल से यहाँ के स्थानीय निवासी भी खासे खुश नजर आते हैं। सुबह सवेरे चिड़ियों की आवाज सुनकर जागना अब यहाँ आम बात है। इस मोहल्ले के लोगों के लिए ये चिड़ियाएं अब उनका परिवार है, जो मोहल्ले में स्वच्छता भी रखती हैं और कीड़े मकोड़ों के साथ मच्छर के लार्वा खाकर उन्हें बीमारियों से भी बचाती हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से हरियाणा राजभवन में पंजाब विश्वविद्यालय की वॉलीबॉल टीम के प्रतिभावान खिलाड़ी अविनाश वर्मा ने शिष्टाचार मुलाकात की। अविनाश वर्मा ने राज्यपाल को पिछले महीने 25 से 28 फरवरी तक असम राज्य के गुवाहाटी में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में उनकी टीम द्वारा जीते गए गोल्ड मेडल व अन्य उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके लिए राज्यपाल ने अविनाश वर्मा को अपना आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। राज्यपाल हरियाणा ने अविनाश वर्मा तथा राजभवन हरियाणा में कार्यरत उनके पिता मोतीराम वर्मा से संवाद करते हुए अविनाश के कुशल क्षेम जाना तथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर उन्हें तथा उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं प्रदान की। उन्होंने कहा कि खेल हमारे जीवन का बेहद ही महत्वपूर्ण अंग है। खेल व्यक्ति को अनुशासन एवं आपसी सद्भाव सिखाता है। राज्यपाल ने कहा कि खेल प्रतियोगिता खिलाड़ियों में राष्ट्रीय एकता व एकजुटता की भावना का विकास करती है। इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से खिलाड़ियों को अपनी दक्षता और क्षमता सिद्ध करने का अवसर तो मिलता ही है। समाचारों में इतना ही। नमस्कार।